तो कहानी की शुरुआत होती है पीटर पाकर के पिता रिचर्ड पाकर से। शुरू के सीन में हमें रिचर्ड पाकर मकइयों पर कुछ परीक्षण करते हुए नजर आते हैं। उन मकइयों में से सीरम निकाल कर वे वहां से 9-2-11 होने लगते हैं। इसके साथ ही रिचर्ड पाकर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वे कहते हैं कि हम अपने प्रयोग में सफल रहे। इसी के साथ ही मेरे दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई है और सच कहूं तो यह मैं भी नहीं जानता कि कब तक यह प्रयोग सुरक्षित रहेगा। इसी कारण से मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि यदि भविष्य में मैं मर भी जाऊं तो लोगों को यह पता चल सके कि मैं कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहा था, मैं कोई चोरी की प्लानिंग नहीं कर रहा था। मैं तो बस दुनिया को वह चीज देना चाहता था कि जिससे दुनिया की विकृता खत्म हो जाए। मैं तो बस यह चाहता हूं कि हर कोई सुपर ताकतवर हो जाए। मगर दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस रिसर्च को चुराना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे मारने का प्रयास भी करेंगे। और इस सीन में पीटर पाकर अपने पिता रिचर्ड पाकर को बुलाने आ जाता है। अब रिचर्ड पाकर को यह पता चलता है कि उसके घर में अभी किसी ने चोरी की है। अब रिचर्ड और मैरी पाकर जो कि पीटर पाकर के माता पिता हैं, यह फैसला लेते हैं कि वे अब पीटर को उसके अंकल बेन और आंट मे के पास देखभाल के लिए छोड़ देंगे। रिचर्ड और मैरी दोनों ही एक वैज्ञानिक हैं जो कि ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। अब पीटर को छोड़ने के बाद दोनों कतर देश के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट के दौरान मैरी रिचर्ड से बोलती है कि तुमने अपनी आज तक इस प्रोजेक्ट पर जितनी भी रिसर्च की है उसे रोजवेल्ट में भेज दो। और यह सुनकर रिचर्ड ने अपनी सारी रिसर्च को रोजवेल्ट में अपलोड कर दी। अपलोड करते समय एक आदमी रिचर्ड के सामने आ जाता है और तब रिचर्ड को पहली नजर में तो यही लगा कि शायद यह कोई पायलट या जहाज का क्रू मेंबर है, पर देखते ही देखते वह आदमी एक गन निकाल लेता है और रिचर्ड पर हमला बोल देता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी मैरी पाकर भी वहां पर पहुंच जाती है। इस लड़ाई में प्लेन अपने कंट्रोल को खो देता है। उस प्लेन में गन के फायर होने के कारण कांच की विंडो पर छेद हो जाता है और देखते ही देखते सभी खिड़कियां टूट जाती है। पूरा का पूरा प्लेन आग पकड़ लेता है और एक समय वो भी आता है जब प्लेन क्रैश हो जाता है। इसी प्लेन हादसे में पीटर के माता पिता की जान चली जाती है। अब कहानी मोड़ लेती है वर्तमान समय में, जहां पर हमें पीटर पाकर दिखाया जाता है। इस सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि एक चोर प्लूटोनियम मेटल का कंटेनर चुराकर भाग रहा होता है। इस चोर का नाम अलेक्सी है। पूरे शहर की पुलिस और स्पाइडरमैन उस चोर के पीछे भाग रहे होते हैं। स्पाइडरमैन उस ट्रक में से सारा का सारा प्लूटोनियम निकाल लेता है, मगर ट्रक बेकाबू रफ्तार से चल रहा होता है और शहर की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। इसी सीन में स्पाइडरमैन एक इंसान की जान बचाता है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन के अंदर एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन मैक्स से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम मेरे खबरी हो। अब अगले सीन में स्पाइडरमैन पहुंच जाता है अलेक्सी चोर के पास और वहां पर जाकर उसकी पैंट उतारकर उसे खूब सताता है। अब यहाँ से उस चोर को बांधकर उसे पुलिस के हत्थे चढ़वा देता है और वहां से भाग जाता है। उस दिन पीटर की ग्रेजुएशन का दिन भी था। उस दिन पीटर के सभी दोस्त और ग्वेन स्टेसी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पीटर पहुंच जाता है। काफी खुशी का सीन होता है क्योंकि सभी बच्चे अब ग्रेजुएट हो चुके होते हैं और अपनी फैमिली के साथ में फोटो खींचा रहे होते हैं। यहाँ पर ग्वेन पीटर को डिनर के लिए बुलाती है और यहाँ पर पीटर ग्वेन से साफ साफ बोल देता कि वह न तो उससे कभी मिलेगा और न ही कभी बातचीत करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पीटर स्पाइडरमैन था और इसी वजह से वह ग्वेन को किसी भी खतरे में डालना नहीं चाहता था। उसी शाम को जब स्टेसी अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाती है तो नजर चुराते हुए पीटर भी वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन ग्वेन को इस बात का पता चल ही जाता है और वह बाहर आकर पीटर से मिलती है और पूछती है कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो, समस्या क्या है इसमें। तब जाकर पीटर ने ग्वेन को सारी सच्चाई बता दी। पीटर ने उसे बताया कि उसने ग्वेन के पिता जॉर्ज स्टेसी को यह वादा किया था कि उसकी मौत के बाद वह उसकी सुरक्षा करता रहेगा। पीटर आगे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम भी मेरी वजह से किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसती ही रहोगी। यह सुनकर ग्वेन स्टेसी को काफी बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। यह सुनकर ग्वेन पीटर से फाइनल ब्रेकअप कर लेती है और उससे कभी भी नहीं मिलने को बोलती है। वहीं पीटर भी अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीना शुरू कर देता है। अब पीटर ने डिसाइड कर लिया था कि वह इस शहर में जो भी गैर कानूनी काम जैसे चोरी डकैती रोकने में लग जाता है। अब अगले सीन में हमें स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन मैक्स डिलन दिखाया जाता है। उसका आज बर्थडे होता है। वह हर समय स्पाइडरमैन के बारे में ही सोचता रहता है। वह यह सोचता है कि स्पाइडरमैन को उसकी परवाह है और इसीलिए उसने इतनी भीड़ में उसकी ही जान बचाई थी। अब मैक्स को ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन से एक कॉल आती है और इसके बाद वह तुरंत ही ऑस्कॉप में जाकर वहां पर अधिकारी से मिलता है और समस्या के बारे में पूछता है। तब वहां के लोग उसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। यह सुनकर मैक्स रात को वहां पर काम करने
करने के लिए पहुंच जाता है। वह अपने बर्थडे पर भी काम कर रहा होता है और किसी को भी उस छोटे इंसान की कोई परवाह नहीं होती है। वह काम कर ही रहा होता है कि सर्किट को जोड़ते समय वह एक हादसे का शिकार हो जाता है। वह कट लगने के बाद एक पानी के टैंक में भी गिर जाता है जिसमें जेनेटिक हील्स यानी कि बिजली का कट देने वाली मछलियां होती हैं। सभी मछलियां मैक्स पर हमला बोल देती हैं और अपना सारा कट उसके अंदर छोड़ देती है। मैक्स इतना सारा कट झेल ही नहीं पाता है। इस सीन में मैक्स की मौत भी हो जाती है। अगले सीन में हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखाए जाते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न की तबीयत काफी खराब होती है और उनसे मिलने उनका बेटा हैरी ऑसबॉर्न आया होता है और तब नॉर्मन अपने बेटे हैरी ऑसबॉर्न से कहते हैं कि बेटा, मैं मरने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पूरे खानदान में एक जेनेटिक रोग है जो कि 16 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। चूंकि तुम भी अब 16 साल से ऊपर हो चुके हो तो तुम्हें भी कुछ तो लक्षण दिखने लगे ही होंगे, जैसे कि हाथों में कंपन होना और बेचैनी का होना। मगर मेरे पास मौत से पहले तुम्हारे लिए कुछ खास है। नॉर्मन अब हैरी के हाथों में अपनी कंपनी का सारा रिसर्च डेटा रख देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने इसका सही से इस्तेमाल कर लिया तो तुम वो सब कुछ कर पाओगे जो आज तक मैं भी नहीं कर पाया। फिर इस सीन में नॉर्मन ऑसबॉर्न की मौत हो जाती है और अगले सीन में हैरी ऑसबॉर्न अपनी कंपनी का अगला सीईओ बन जाता है। चूंकि अब हैरी ऑसबॉर्न के पास वह सीक्रेट डेटा था तो वह अब कंपनी के हर डिपार्टमेंट को हैंडल करने लग जाता है। जब पीटर पार्कर को हैरी के पिता की मौत का समाचार मिलता है तो वह उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और पीटर काफी दुखी होकर हैरी को गले से लगाता है। बाद में हैरी पीटर को बताता है कि वैसे तो मैं इस कंपनी को संभालना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, आखिर मेरे पिता की जिम्मेदारियों को भी तो किसी को संभालना होगा ही। उनके जाने के बाद इस कंपनी को संभालने वाला मेरे अलावा कोई और नहीं है। अगले सीन में हमें मैक्स डिलन की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि सफेद कपड़ों से ढकी हुई है। वह बॉडी पूरी तरह से जल चुकी होती है। उसे जहां पर रखा जाता है वह उस जगह से भाग जाता है। अगले सीन में पीटर और गवेन एक दूसरे से मिलते हैं और इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वो भले ही ब्रेकअप कर चुके हैं पर आपस में दोस्ती तो रख ही सकते हैं और दोनों ही इस बात पर सहमत होते हैं। उधर मैक्स डिलन शहर के बीचों बीच आ जाता है और हर जगह इलेक्ट्रिक वेव्स को फाइंड करने लगता है। अब मैक्स के भीतर सिर्फ एक ही भूख रह जाती है और वह है बिजली की। वह शहर की मेन लाइन को तोड़कर सारी बिजली अपने अंदर खींच लेता है। इस बात का जैसे ही पता पीटर पार्कर को चला तो वह फौरन मैक्स के पास पहुंच जाता है। पीटर उसे शॉर्ट सर्किट बुलाता है और उससे यह सब करने की वजह पूछता है। इस पर मैक्स कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैं इतना ताकतवर क्यों महसूस कर पा रहा हूँ। तब सारी जगहों पर लगी टीवी और रिपोर्टर सिर्फ इलेक्ट्रो यानी कि मैक्स को ही दिखाने में लग जाते हैं। तभी मैक्स को यह महसूस होता है कि उसके पास कोई सुपर पावर है। तभी स्पाइडरमैन वहां आकर उससे बातें करने लग जाता है और उसे रोकता है। अब सारे के सारे कैमरा सिर्फ स्पाइडरमैन को ही दिखाने में लग जाते हैं और हर जगह इलेक्ट्रो की जगह सिर्फ स्पाइडरमैन ही दिखने लग जाता है। वहाँ पर मौजूद हर शख्स सिर्फ स्पाइडरमैन की ही वाहवाही करते हैं और इलेक्ट्रो की छुट्टी कर देने को कहने लगते हैं। यह सुनकर इलेक्ट्रो का मन बहुत बेचैन होने लगता है और वह धीरे धीरे मैनिपुलेट होने लग जाता है। वह अब बुराई की ओर जाने लगता है। इससे पहले वो एक अच्छा इंसान था जो कि किसी का भी बुरा नहीं चाहता था और जब सभी लोग उसे निराशा से देखते हैं और हीन भावना उसके प्रति रखते हैं तो वह यह तय कर लेता है कि इस शहर में अब वह स्पाइडरमैन को नहीं रहने देगा और इसी के साथ वह उस पर हमला बोल देता है। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन यह सोचता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं पहले तो उन्हें बचाया जाए। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स और स्पाइडर सेंस की पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के झटकों से बचा लेता है। इसके बाद लोगों को इलेक्ट्रो से अलग करने के बाद वह इलेक्ट्रो से दो हाथ करने में लग जाता है। अब यहाँ इस सीन में दोनों की ही बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है और इसमें डिजिटल वीएफएक्स बहुत ही ऊंचे लेवल के हैं। दोनों के ही बीच एक बेहतरीन सीजीआई फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। अब स्पाइडरमैन अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी की पाइप लेकर इलेक्ट्रो के ऊपर डाल देता है जिससे उसे शॉर्ट सर्किट लगता है और वह शांत हो जाता है। यह फाइट अब यही समाप्त हो जाती है। अगले सीन में हमें हैरी ऑसबॉर्न दिखाया जाता है जिससे गलती से वो मेमोरी डिवाइस चालू हो जाता है और हैरी को तब पता चलता है कि उसके पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न और पीटर पार्कर के पिता रिचर्ड पार्कर ने आज से कई साल पहले मकड़ी के ऊपर प्रयोग करके ऐसा सीरम तैयार किया था जिससे वे इंसानी कमजोरियों और विकृतियों को दूर कर सकते हैं। वे एक ऐसा शरीर बना सकते हैं जिसमें अपार शक्ति हो, लेकिन बदकिस्मती से वह सीरम अब उनके पास नहीं था। मगर हैरी ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया और तब जाकर उसे पता चला कि वह सीरम तो जरूर स्पाइडरमैन के अंदर ही होगा। वह समझ गया था कि स्पाइडरमैन की शक्तियों का राज वह सीक्रेट सीरम ही है। अब अगले दिन वह अपने दोस्त पीटर पार्कर को बुला लेता है। वह पीटर को कहता है कि दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार स्पाइडरमैन की फोटोज खींची है और तुम उसे जानते भी हो। पीटर, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसका खून ला कर दो।
चूंकि पीटर पाकर तो अपने आप में ही स्पाइडरमैन था, तो वह हैरी को मना कर देता है और कहता है कि मैं इस काम में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। तब हैरी कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे उसके खून की सख्त जरूरत है। तब पीटर कहता है कि मैं स्पाइडरमैन से बात जरूर करूंगा, मगर वो आता है या नहीं यह तो उसकी मर्जी पर ही निर्भर करता है। यह कहकर पीटर वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट। इस जगह पर इलेक्ट्रो को पकड़कर एक मशीन में रख दिया जाता है किसी कैदी की तरह। उस समय एक जर्मन वैज्ञानिक दिखाया जाता है। वह इलेक्ट्रो को बताता है कि उसके दिमाग में एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, जिससे कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना काफी आसान हो गया है। तुम जितना चाहे उतनी ताकत लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर इलेक्ट्रो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने लग जाता है कि उसका रंग नीले से लाल हो जाता है और जर्मन वैज्ञानिक का चश्मा का कांच भी टूट जाता है। अगले सीन में हमें हैरी ऑसबॉर्न और स्पाइडरमैन का आमना सामना करते दिखाया जाता है। स्पाइडरमैन सीधा हैरी के घर पहुंच जाता है और बताता है कि उसकी पीटर पाकर से कुछ बात हुई थी। पीटर ने मुझे बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तब हैरी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शक्तियों का राज क्या है। मैं जानता हूँ कि यह सब सिर्फ मेरे पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न और रिचर्ड पाकर की खोज के कारण ही संभव हो सका है, और अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने खून का सैंपल दे दो, क्योंकि मैं मर रहा हूँ। तब स्पाइडरमैन हैरी को समझाता है कि हम दोनों का डीएनए एक जैसा नहीं है। अगर मेरा खून तुम्हें लेने से तुम्हारी जान चली गई तो क्या होगा। तो यह सुनकर हैरी बोलता है कि मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ, पर क्या पता तुम्हारे खून देने से मेरी जान बच जाए। इसमें हम दोनों का ही भला छिपा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले बेशुमार दौलत दे सकता हूँ। तुम एक प्लेन या शिप खरीद लेना, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। और तब स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है और कहता है कि मुझे पैसे की भूख नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी जान की परवाह करता हूँ। अब यह बात हैरी को बहुत दुखी कर देती है और तभी उसकी सेक्रेटरी फेलिसिया हार्डी वहां पर आ जाती है। तब हैरी से वह कहती है कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। तब हैरी उससे बोलता है कि वह किसी भी तरह से स्पाइडरमैन का खून या फिर वो सीक्रेट सीरम चाहता है, मुझे उस सीरम की जरूरत है। यह सुनकर फेलिशिया उसे बताती है कि वह सीरम आज भी हमारे पास मौजूद है। वह उसे बताती है कि उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन सभी मकइयों को तो मार दिया गया था, पर उनमें से वह सीरम तो पहले ही निकाल लिया गया था और वह सीरम आज भी हमारे पास मौजूद है। यह सुनकर हैरी उससे पूछता है कि वह सीरम कहाँ पर है। तब फेलिशिया ने हैरी को बताया कि ऑसबॉर्न कॉर्पोरेशन के सीक्रेट डिपार्टमेंट में उस सीरम को रखा गया है, और हैरी तथा फेलिशिया उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, मगर वहां पर उनकी कंपनी का ही सेक्रेटरी भी आ जाता है जिसका नाम है डोनाल्ड। वह उससे कहता है कि तुमने मैक्स डिलन नाम के आदमी को जान से मरवा दिया था, हालांकि वह तुम्हारी ही कंपनी में काम करता था। हालांकि हैरी को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, मगर फिर भी सारा दोष उसी के ऊपर रख दिया जाता है। वह उससे हैरी का पद छीन लेता है और खुद सीईओ बन जाता है और हैरी को वहां से जाना पड़ता है। हैरी के पास एक स्पेशल डिवाइस था और उसे यह भी पता चल जाता है कि रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के अंदर अभी भी मैक्स डिलन जिंदा है। वहां जाकर वह सीक्रेटली मैक्स डिलन उर्फ इलेक्ट्रो से मिलता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मेरी ही कंपनी वालों ने तुम्हारी मौत का जिम्मेदार बना दिया और कंपनी से बाहर कर दिया। तब इलेक्ट्रो उससे पूछता है कि मैं आखिर तुम्हारी सहायता क्यों करूं। तो हैरी उससे कहता है कि स्पाइडरमैन हम दोनों का ही दुश्मन है। हैरी आगे कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूं तो तुम इस कंपनी को पाने में मेरी मदद करोगे। इस बात पर दोनों में ही बात बन जाती है और एक डिवाइस की मदद से हैरी इलेक्ट्रो को आजाद कर देता है। बाहर निकलने पर सबसे पहला काम इलेक्ट्रो करता है वहां मौजूद हर एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतारने का। अब इलेक्ट्रो और हैरी ऑसबॉर्न पहुंच जाते हैं सीधा ऑसबॉर्न कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में, और यहाँ पर इलेक्ट्रो एक ही शॉकवेव में डोनाल्ड मैकिन को मार देता है। पर इसके तुरंत बाद हैरी उसे फिर से जीवित कर देता है और डोनाल्ड को बोल देता है कि हम जब चाहे तब तुम्हें मार सकते हैं और मारने के बाद तुम्हें फिर से जीवित भी कर सकते हैं। अब हैरी धमकाते हुए डोनाल्ड से पूछता है कि अगर तुम फिर से मरना नहीं चाहते हो तो मुझे साफ साफ बताओ कि इस कंपनी का सीक्रेट डिपार्टमेंट कहाँ पर है। अब मुझे उस सीक्रेट स्पाइडर सीरम की सख्त जरूरत है, मुझे बताओ वह कहाँ पर रखा हुआ है। अब अपनी जान की परवाह करते हुए डोनाल्ड हैरी और इलेक्ट्रो को उस सीक्रेट डिपार्टमेंट में पहुंचा देता है और वहां पर हैरी देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिनके बारे में हैरी अभी तक अनजान था। तब हैरी को वहां पर एक जगह पर स्पाइडर सीरम मिल जाता है और वह डोनाल्ड को उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेता है। तब डोनाल्ड ने हैरी को बताया कि हमने अभी तक इस सीरम का इस्तेमाल किसी भी इंसानी शरीर पर नहीं किया है, हमने आज तक सिर्फ जानवरों पर ही इसका परीक्षण किया है। तब हैरी खिसिया जाता है और डोनाल्ड से कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, और तब हैरी अपने अंदर वह सीक्रेट सीरम इंजेक्ट करवा लेता है। इसके बाद हैरी की शक्तियाँ बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। हैरी की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, उसे एक नई बॉडी मिल जाती है। हैरी अब रेंगता हुआ एक ग्लाइडर सूट को पहन लेता है। अब इलेक्ट्रो भी कहाँ रुकने वाला था,
वह सीधा पूरे शहर को बिजली देने वाली कंपनी ऑस्कॉप इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन पर पहुंच जाता है। चूंकि इलेक्ट्रो यह बात जानता था कि अगर वह शहर की बिजली बंद कर दे तो स्पाइडरमैन वहां जरूर उससे मिलने और रोकने के लिए आएगा। इलेक्ट्रो ठीक ऐसा ही करता है और तभी स्पाइडरमैन को भी यह पता चल जाता है कि यह काम सिर्फ इलेक्ट्रो ही कर सकता है। इसके बाद स्पाइडरमैन सीधा ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन के बीच में बहुत ही बेहतरीन फाइट शुरू हो जाती है। इससे पहले की लड़ाई में इलेक्ट्रो ने स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स को तबाह कर दिया था, लेकिन इस बार स्पाइडरमैन ने अपनी इस कमी पर मेहनत की और चार्ज्ड वेब शूटर्स का इस्तेमाल किया। स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स अब इलेक्ट्रो की एनर्जी को वापस उसी पर पलटवार कर रहे थे। अब इसी बीच ग्वेन स्टेसी भी वहां पर पहुंच जाती है और तभी स्पाइडरमैन ग्वेन से कहता है कि उसे वहां पर नहीं आना चाहिए था। वह ग्वेन को यह भी बताता है कि इलेक्ट्रो एक बैटरी की तरह है और मेरे पास उसे हराने का एक तरीका है। हम उस बैटरी को ओवरचार्ज करके उसे फटवा सकते हैं। ठीक उसी तरह मुझे इलेक्ट्रो के खिलाफ भी ओवरचार्ज का इस्तेमाल करना होगा। जब मैं कहूँ तभी वहाँ की मेन पावर लाइन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देना, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रो को ओवरचार्ज करने के लिए करूंगा। तो ग्वेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसे मेन पावर लाइन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना होता है। वहां पर पहुंचकर ग्वेन स्टेसी पावर ऑन कर देती है और स्पाइडरमैन अपने वेब को इस्तेमाल करते हुए सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट करके इलेक्ट्रो को ही देने लग जाता है। अब इलेक्ट्रो इतनी सारी एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो उसके सारे कैपेसिटर फट जाते हैं और स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को हराने में कामयाब रहता है। तभी उस जगह पर हैरी ऑसबॉर्न भी पहुंच जाता है और वह यह भी जान जाता है कि पीटर पार्कर और ग्वेन स्टेसी में आखिर क्या रिश्ता है। वह स्पाइडरमैन का यह राज भी जान जाता है कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। वह ग्वेन को लेकर वहां से भाग जाता है। पीछा करते करते स्पाइडरमैन शहर की सबसे ऊंची इमारत पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह वहां पर हैरी से गिड़गिड़ा कर कहता है कि वो ग्वेन को कोई नुकसान न पहुंचाए। यह सुनकर हैरी काफी ऊंचाई से ग्वेन स्टेसी को छोड़ देता है और स्पाइडरमैन उसे बचाने की काफी कोशिश करता है। जैसे तैसे वह ग्वेन को पकड़कर बचा लेता है, पर अब स्पाइडरमैन की फाइट शुरू हो जाती है ग्रीन गॉब्लिन के साथ में। अब दोनों के बीच में क्लॉक टावर के अंदर लड़ाई छिड़ जाती है, पर इस बार स्पाइडरमैन फंसा हुआ था। एक तरफ तो उसे ग्रीन गॉब्लिन ग्लाइडर से फाइट भी करनी होती है और दूसरी ओर क्लॉक टावर में स्पाइडर वेब से लटकी हुई ग्वेन स्टेसी की जान भी बचानी होती है। मगर इन असंतुलनों के बीच स्पाइडर वेब टूट जाता है और ग्वेन स्टेसी सीधा नीचे गिर जाती है। इधर ग्वेन नीचे गिर रही होती है और उधर स्पाइडरमैन अपना वेब शूटर्स इस्तेमाल करता है, पर देर हो चुकी होती है। वेब शूटर्स के इस्तेमाल करने के बाद भी वह ग्वेन तक नहीं पहुंच पाते हैं और ग्वेन सीधा जमीन से टकरा जाती है। स्पाइडरमैन सीधा ग्वेन के पास पहुंचता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और यह काफी इमोशनल सीन है। इसके बाद ग्वेन स्टेसी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। इस सीन के साथ इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि हैरी ऑसबॉर्न को रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में कैद कर दिया गया है। अब फिर से वही सीक्रेट आदमी हैरी के पास भी पहुंच जाता है, जो कि कट कॉर्नर्स के पास भी पहुंचा था। वह हैरी से पूछता है कि क्या तुम उससे अभी भी लड़ना चाहते हो? तो यह सुनकर हैरी बोल देता है कि स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन में हर सामान मौजूद है। अब वह सीक्रेट इंसान जेल से एलेक्सी को छुड़वा कर ऑस्कॉप का राइनो सूट उसे दे देता है। वो स्पाइडरमैन से लड़ना चाहता था, मगर पिछले 5 महीनों से स्पाइडरमैन आया ही नहीं था किसी के भी सामने। कारण था ग्वेन की मौत का दुख। मगर जैसे ही उसे पता चला कि शहर में एक और खतरा आ गया है, तो वह सब कुछ भुलाकर राइनो से लड़ने के लिए आ जाता है। और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।